नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कंपोजिट फंक्शन के पार्ट 2 को लेकर मैं हाजिर हूँ। और पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से कंपोजिट फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, और साथ में कुछ क्लास 11 के फंक्शंस थे उनको हमने वहाँ पर रिपीट करके समझा था। वो फंक्शन जो है क्लास 11 के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनका यहाँ पर, तो वो आप लोगों को सीखने होंगे। और पार्ट 1 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके जरूर देख लें, और उन फंक्शंस का वीडियो भी देख लें। ऊपर के निशान पे आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और साथ में शेयर ज़रूर करना। शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ भी बढ़ते हैं, और साथ में आप लोगों को पता है कि वीडियो की रेटिंग भी बढ़ती है। और जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतने जल्दी आप लोगों को वीडियोज़ मिलते रहेंगे। साथ में आप लोग क्या करना है, आप लोगों के लिए जो जितना भी मटेरियल है, ज़रूरी मटेरियल, बुक्स, PDF, नोट्स, जो कुछ भी है, सॉल्यूशन वगैरह, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, वो सब कुछ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। तो टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए। चैनल और ग्रुप दोनों बने हुए, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो आपको क्या चाहिए उसके बारे में। तो करते हैं स्टार्ट पार्ट 2, और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए, संयुक्त फलन की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात करेंगे हम क्रम विनिमयता की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो संयुक्त फलन जो वो क्रम विनिमय हो, यह आवश्यक नहीं होता है, ध्यान रखें। हमेशा यह आवश्यक नहीं होता कि वो क्रम विनिमय हो। क्रम विनिमय का मतलब है यहाँ पर GF जो FO G के इक्वल हो जाए। दोनों ही संयुक्त फलन हैं, और दोनों अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये क्रम विनिमय होगा। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके लिए 3 कंडीशन मैंने यहाँ पर ली है, इंडेक्स में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। पहली कंडीशन में देखिए, फंक्शन f है, A से B में डिफाइन है। दूसरा फंक्शन g B से C में डिफाइन है, और a यहाँ पर C के इक्वल नहीं है, a सेट जो वो C के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले बात करें GF की, तो GF जो है वो यहाँ पर देखिए f का कोडोमेन और g का डोमेन इक्वल है, तो GF परिभाषित होगा, और परिभाषित होगा तो a से C में होगा, तो a से C में डिफाइन है। उसके बाद में FOG की बात करें, तो FOG के लिए यहाँ पर देखिए g का कोडोमेन और f का डोमेन ये ना तो इक्वल है, ना ही C a का सबसेट है, और ये सबसेट नहीं है, तो FOG डिफाइन नहीं होगा। और जब डिफाइन ही नहीं होगा, परिभाषित ही नहीं होगा, तो क्रम विनिमयता की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में ये क्रम विनिमय नहीं होगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन की बात करें कि f A से B में डिफाइन है और g B से A में। B से A का मतलब यहाँ पर है कि C A के बराबर हो गया है, तो C की जगह हमने A ले लिया। अब यहाँ पर GF की बात करें, तो f का कोडोमेन g का डोमेन यहाँ पर इक्वल है, तो A से A में GOF डिफाइन होगा। उसके बाद में FOG की बात करें, तो g यहाँ पर लास्ट में आ रहा है तो हमने पहले लिख लिया, तो g का कोडोमेन A है, f का डोमेन A है, दोनों इक्वल हैं, तो FOG भी डिफाइन होगा, लेकिन B से B में डिफाइन होगा। अब देखिए यहाँ पर GOF तो A से A में डिफाइन था, FOG जो है वो B से B में डिफाइन है। डिफाइन दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के डोमेन और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं हैं। इक्वल नहीं है उसका मतलब ये हुआ कि GOF और FOG इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसका डोमेन अलग आ रहा है और FOG का अलग है, और GF का कोडोमेन अलग है और FOG का कोडोमेन अलग है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रांत और सहप्रांत बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में देखिए, यहाँ पर जब A और B और C तीनों इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन में F A से A और G A से A, सभी की जगह हमने A ले लिया क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो GOF भी A से A में डिफाइन होगा, क्योंकि सारे यहाँ पर सेट जो वो A ही है, और FOG भी A से A में डिफाइन होगा। डिफाइन तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रम विनिमय हो जाए। इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा हुआ पीछे, ये देखिए एग्जाम में भी आया हुआ 2019 में, आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने एग्जाम्पल देखा था कि F R से R था और G भी R से R था, तो यहाँ पर सारे सेट इक्वल थे। Fx बराबर sin x दिया हुआ था, Gx बराबर x स्क्वायर दिया हुआ था। तब हमने देखा था कि GOF जो FOG के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, और GOF FOG दोनों यहाँ पर परिभाषित थे, क्योंकि सेम यहाँ पर सेट था सभी में, तो ये इक्वल नहीं थे। इसका मतलब क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हो भी सकता है और नहीं भी, और कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें ये पालन हो। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, इसे मान लीजिए F जो है वो R से R में डिफाइन है, ठीक है जी, और G जो है वो भी R से R में डिफाइन है, सेम सेट होना चाहिए। Fx आपको दे दिया x स्क्वायर और Gx आपको दे दिया x क्यूब, ठीक है जी।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें GOF की, तो GOF देखिए यहाँ पर R से R में डिफाइन होगा और यहाँ पर वैल्यू निकालें GOF की, तो GOF अक्स लेंगे और यहाँ पर देखिए G अलग हो गया और F अक्स अलग हो गया। F अक्स की वैल्यू हमारे पास में अक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो G अक्स स्क्वायर और G अक्स की वैल्यू क्या है अक्स क्यूब। अक्स की जगह हम अक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर भी अक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो अक्स स्क्वायर की पावर 3 वैल्यू आएगी अक्स की पावर 3 इंटू 2 हो गया 6। उसके बाद में हम FOG की बात करें, FOG ये भी R से R में डिफाइन होगा और FOG अक्स की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी G अक्स की वैल्यू हमारे पास में है अक्स क्यूब, तो F अक्स क्यूब। अब F अक्स में अक्स की जगह अक्स क्यूब पुट करेंगे तो अक्स क्यूब और यहाँ पर स्क्वायर बार है तो ये स्क्वायर हो गया, ये पावर हो गई 6। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, GOF अक्स और FOG अक्स दोनों इक्वल हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन में क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन हो सकता है, ठीक है जी, लेकिन हमेशा नहीं, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, साचरीय गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो संयुक्त फलन जो है वो एसोसिएटिव होते हैं, साचरीय गुणधर्म का पालन करते हैं। साचरीय गुणधर्म का यहाँ पर मीनिंग क्या है, 3 हमारे पास में अगर फंक्शन हो FGH तो FOGOH इससे बना जो कंपोजिट फंक्शन है वो इक्वल होना चाहिए FOGOH के। क्लियर है, यही साचरीय गुणधर्म है और इसका पालन संयुक्त फलन करता है। इसके लिए थ्योरम है और इस थ्योरम को आप लोग नॉर्मली ना लें, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आगे के लिए भी, केवल चैप्टर 1 के लिए नहीं, आगे की आपकी जो स्टडी है क्लास 12 के बाद में उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है जी, और एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर करेंगे प्रूफ करते ही हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि साचरीय गुणधर्म जो है उसका पालन संयुक्त फलन करता है। देखिए यहाँ पर 3 फलन दिए हुए हैं, ये कह रहा है कि यदि 3 फलन FGH इस प्रकार हों कि संयुक्त फलन FOGOH परिभाषित हों तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर लास्ट में जो आता है वो आता है H, तो इसको हमें सबसे पहले लेना होगा, जो लास्ट में आता है उसको सबसे पहले लेना ज़रूरी है। तो H हम मान लेते हैं A से B में डिफाइन है। उसके बाद में G जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, देखिए H का जो कोडोमेन है B, उसको हम डोमेन लेंगे B में, क्योंकि हमें FOGOH परिभाषित करना है। उसके बाद में लास्ट में लेंगे F जो शुरुआत में आ रहा है यहाँ पर, तो वो होगा C से D में डिफाइन। क्लियर है जी। अब इसके बाद हमें ये देखना होगा कि FOGOH जो है कंपोजिट फंक्शन वो कौन से सेट में डिफाइन है, तो FOGOH तथा FOGOH ये दोनों ही जो फंक्शन हैं कंपोजिट फंक्शन हैं, दोनों ही कंपोजिट फंक्शन जो हैं वो देखिए H लास्ट में आ रहा है, इसका डोमेन A होगा तो A से, और F सबसे पहले आ रहा है, इसका कोडोमेन D, A से D में परिभाषित होंगे, डिफाइन होंगे। क्लियर है। अब डिफाइन है तो हम प्रूफ कैसे देंगे, तो प्रूफ देने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ अवयव लेने होंगे कि हम अक्स को बिलोंग करेंगे A से, ये हम मान रहे हैं यहाँ पर, और Y बिलोंग करवाएंगे B से कि Y जो वो B से आ रहा है, और Z जो आ रहा है वो C से आ रहा है। और इस प्रकार आ रहा है कि किस प्रकार आ रहा है, इस प्रकार है कि देखिए H अक्स का मीनिंग क्या है, H का रेंज का अवयव, क्योंकि अक्स जो वो A से आ रहा है तो H अक्स रेंज से आएगा, और H अक्स रेंज है तो रेंज हमें पता है कोडोमेन से आएगी, और कोडोमेन यहाँ पर है B और B से बिलोंग कर रहा है पहले से Y, तो H अक्स के बराबर में Y होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे G के रेंज के अवयव की, तो G के रेंज का अवयव होगा GY, क्योंकि G का जो डोमेन है वो B है और B से बिलोंग करता है Y, तो GY जो है उसके बराबर क्या होगा, GY का मीनिंग होगा कोडोमेन से आएगा, G के कोडोमेन से C से GY आएगा रेंज का अवयव, और C से पहले से बिलोंग करता है यहाँ पर कौन, Z, तो GY जो है वो उसके बराबर हो जाएगा Z। क्लियर है जी। और साथ में हम लास्ट में लें FZ, C प्रांत C से, F का जो प्रांत है C उसमें से Z होगा, ठीक है जी, और FZ जो है वो होगा D से, कोडोमेन से, और C से पहले बिलोंग कर रहा कौन, Z, इसलिए हमने FZ लिया है।
और एफ जेड जो वो डी से बिलोंग करेगा यहाँ पर। ठीक है जी, एफ जेड के बराबर में कोई वैल्यू हमें पुट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। कैसे नहीं होगी आगे समझते हैं। देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना होगा, हमें सिद्ध करना है, हमें अक्स को साथ में रखना होगा, क्योंकि अक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है और एफ ओ जी ओ एच का डोमेन जो है वो ए ही है। ठीक है जी, तो जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है उसमें अक्स साथ में लेना होगा। तो एफ ओ जी ओ एच बिना अक्स के हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो ये वैल्यू जो है ये इक्वल होनी चाहिए एफ ओ जी ओ एच अक्स के। क्लियर है जी। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है एफ ओ जी ओ एच अक्स। अब यहाँ पर कई बच्चों को दिक्कत है, यहाँ ध्यान से देख लेना क्या दिक्कत है कि ये जो वैल्यू ये खोलनी नहीं आती है कि अक्स किसके साथ में आता है, कैसे आता है, कहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगाना होता है, बड़ा कोष्ठक कहाँ आएगा, छोटा कोष्ठक कहाँ आएगा। तो ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर छोटा कोष्ठक अंदर आ रहा था, उसके बाद हमने बाहर लिया बड़ा कोष्ठक, तो अक्स से पहले हमें कोष्ठक तो लेना ही होगा कंपोजिट फंक्शन के लिए। ठीक है जी। अब हम बड़े कोष्ठक को हटाएगा ये अक्स से, तो हटाने का यहाँ पर सीधा सा मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये इसके लिए एक द्वार है, इस द्वार को, इस गेट को ये तोड़ेगा। जब इस गेट को ये तोड़ेगा तो ये देखेगा कि ओ कहाँ पर है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करने वाला जो है वो ओ ही है। तो ओ कहाँ पर है, तो ये चलेगा तो एक तो ओ यहाँ पर है, एक आगे चलेगा तो ओ यहाँ पर है। अब इस ओ तक तो ये पहुँच नहीं पाएगा अक्स, क्यों, क्योंकि एक और द्वार आ गया, अंदर छोटा कोष्ठक आ गया। तो इस बड़े कोष्ठक को तोड़ते ही, इस बड़े गेट को तोड़ते ही वो सीधा इस ओ के पास में पहुँचेगा, और इस ओ के पास में पहुँचेगा तो इस ओ की जगह हमें कोष्ठक लेना होगा, और ये बड़ा कोष्ठक हट जाएगा क्योंकि इसको ये तोड़ देगा। तो एफ बड़ा कोष्ठक टूट गया, एफ उसके बाद में कोष्ठक आएगा, तो ये हमने बड़ा कोष्ठक ले लिया ओ की जगह, इस ओ को हटाएगा। उसके बाद में जी ओ एच है, तो जी ओ एच, अभी भी ये छोटा कोष्ठक टूटा नहीं है तो ये हमें लेना होगा, और अक्स इसके साथ में आएगा। ध्यान रखें जो ओ होगा यहाँ पर एफ ओ, एफ के बाद में जो ओ है उससे आगे जो वैल्यू होगी उसके साथ में अक्स आएगा, पीछे वाले के साथ में नहीं। तो यहाँ पर ये अक्स आ गया और ये बड़ा कोष्ठक हमने लगा दिया। अब अक्स फिर से प्रयास करेगा इस छोटे कोष्ठक को हटाने का, तो छोटा कोष्ठक इसके लिए दूसरा द्वार होगा, इसको हटाएगा तो ओ कहाँ पर होगा, ये रहा, तो इसकी जगह कोष्ठक आएगा। तो बड़ा कोष्ठक तो है ही अभी भी, तो अब इस बार आएगा मंझला कोष्ठक, क्योंकि बड़ा और छोटा तो पहले से है, तो मंझला कोष्ठक आ गया। और एच अक्स, ध्यान रखिए ये छोटा कोष्ठक हट गया तो क्या हुआ, अक्स के साथ में तो आ रहा है छोटा कोष्ठक, इसलिए हमने मंझला कोष्ठक ले लिया। तो यहाँ पर देखिए मंझला कोष्ठक जिसे आप लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हो। अब एच एक्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो वाई के बराबर है, तो वो हम पुट करेंगे, तो एफ जी और एच एक्स की जगह हम वाई पुट कर देंगे, तो मंझला कोष्ठक ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को समझ लें, कई बच्चे बार बार लगा देते हैं ये कोष्ठक, कहाँ पर कौन सा कोष्ठक लगाना होता है ये अच्छी तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एच एक्स हट गया है, केवल एक सिंगल वैल्यू आ चुकी है, अंदर छोटा कोष्ठक हट चुका है ना, तो सिंगल वैल्यू आ चुकी है वाई, तो अब हमें मंझला कोष्ठक लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। और जी वाई जो वो जेड के बराबर है, तो जी वाई की जगह हम जेड पुट करेंगे, तो बड़ा कोष्ठक भी हटा देंगे, छोटा कोष्ठक ले लेंगे, तो एफ जेड हो गया। एफ जेड जो वो डी से बिलोंग करता है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास में क्या है, ये वाली एफ ओ जी ओ एच और साथ में अक्स। अब यहाँ पर ये अक्स क्या करेगा, इस बड़े कोष्ठक को हटाएगा, इस बड़े कोष्ठक को हटाएगा। उसके बाद में देखेगा सबसे पहले ओ कहाँ आ रहा है, ये रहा, तो इस ओ के लिए द्वार इसके खुले हैं, तो इस ओ को हटाएगा सबसे पहले, तो एफ ओ जी, इस ओ को हटाएगा तो बड़ा कोष्ठक लगेगा, और एच के साथ में आ जाएगा अक्स, तो एच अक्स। एच अक्स के बराबर में आपको पता है वाई है, हम वाई पुट करेंगे तो एफ ओ जी, और वाई पुट करते ये बड़ा कोष्ठक गायब, और वाई के साथ में छोटा कोष्ठक ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाई जो है इस छोटे कोष्ठक को हटाएगा और ओ को ढूंढेगा, ओ यहाँ पर है, बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इस ओ को हटाएगा तो बड़ा कोष्ठक, और जी के साथ में आएगा वाई। जी वाई की जो वैल्यू है वो जेड है, जी वाई की जगह हमने जेड पुट किया, तो एफ जेड, और एफ जेड बिलोंग्स टू डी। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में हो गई 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से जो वैल्यू है वो एफ जेड ही आ रही है, और इसका सीधा सा मीनिंग आपको पता है कि दोनों कंपोजिट फंक्शन इक्वल होंगे। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से एफ ओ
GOH अक्स इज इक्वल टू FOG OH अक्स, और दोनों की वैल्यू FZ आ रही है जो D से बिलोंग करती है कोडोमेन से, और ये दोनों इक्वल है तो हम अक्स को हटाएंगे तो ये हमारा शास्त्रीय गुणधर्म का पालन हो गया जी। ठीक है ना। अब यहाँ पर कई आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। एक तो यहाँ पर ये कोष्टक कैसे हटाते हैं वो डाउट क्लियर हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि हम ये अवयव कैसे लेते हैं वो डाउट क्लियर हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना है, थ्योरम किस तरह से उसका प्रूफ देते हैं। तो जो प्रूफ होता है ध्यान रखें, उसमें से कौन से अवयव हमें कहाँ से लेने होते हैं वो सब कुछ उस थ्योरम में ही छुपा होता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। अब देखिए संयुक्त फलन का तीसरा गुण, तीसरी प्रॉपर्टी, आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें। और यहाँ से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बना के भी पूछा जाता है और डायरेक्ट भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। एकेकी आच्छादक 1-1-on-2 फंक्शन, या जिसे हम बाइजेक्शन बोलते हैं। तो अगर दो फलन f और g बाइजेक्शन हैं यानी कि एकेकी आच्छादक हैं, तो इनका संयुक्त फलन GOF परिभाषित हो तो उस कंडीशन में GOF भी एकेकी आच्छादक होगा। तो ये थ्योरम आप लोगों से पूछ ली जाती है कि सिद्ध कीजिए GOF भी एकेकी आच्छादक होगा यदि f और g एकेकी आच्छादक हैं, या फिर आप लोगों से आधा आधा पूछ लिया जाता है कि f और g एकेकी हैं तो GOF भी एकेकी होगा, सिद्ध कीजिए, या फिर आच्छादक हैं तो GOF भी आच्छादक होगा। इस तरह से पूछ लिया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बनाकर। तो इसका हम प्रूफ देंगे किस तरह से, ये थ्योरम जो है इसका प्रूफ देंगे कि GOF आच्छादक कैसे होगा, एकेकी आच्छादक कैसे होगा। तो यहाँ पर GOF की बात हो रही है तो f को पहले लेंगे। f a से b में अगर डिफाइन है तो g को हम लेंगे b से c में, और ये दोनों जो फलन हैं वो एकेकी आच्छादक फलन है, एकेकी आच्छादक फलन है, ठीक है जी। अब बात करते हैं GOF की, ये कौन से सेट में डिफाइन होगा। तो GOF डिफाइन तो है, f का कोडोमेन g का डोमेन इक्वली हमने लिया है, और डिफाइन होगा a से c में, a से c में, ठीक है जी। a से c में परिभाषित हो गया। तो एकेकी और आच्छादक दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, पहले हम एकेकी प्रूव करेंगे उसके बाद में आच्छादक प्रूव करेंगे, ठीक है जी। तो एकेकी की हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये लिखना होगा जो हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, GOF एकेकी आच्छादक फलन है, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं, प्रमाण देते हैं इसका। सबसे पहले बात करते हैं एकेकी की। अब एकेकी वाला काम जो हमने किया हुआ है क्लास 11 में काफ़ी अच्छी तरह से, जैसे मान लीजिए f जो है वो a से b में परिभाषित है, और हम दो अवयव लेते हैं यहाँ पर, इसके डोमेन से a1 a2 वो a से बिलोंग करते हैं। अगर f a1 बराबर f a2 है और उस कंडीशन में हम ये प्रूव कर दें कि a1 बराबर a2, तो f जो है वो एकेकी होता है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर f फंक्शन था और यहाँ GOF फंक्शन है, तो GOF के लिए हम ये प्रूव कर देंगे। तो GOF का डोमेन क्या है, वो भी ये है। तो दो अवयव ले लेते हैं, a1 a2 बिलोंग्स टू a, तब GOF माफ कीजिए a1 GOF a1 बराबर GOF a2 है। तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि a1 बराबर a2 तो GOF ऑटोमेटिकली एकेकी हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए a1 जो है वो यहाँ पर इस कोष्टक को हटाएगा और o को ढूंढेगा, कोष्टक को हटाएगा, o को हटाएगा तो बड़ा कोष्टक लगेगा o की जगह, और f के साथ में a1 आएगा। ये काम हमने पीछे किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर g बड़ा कोष्टक और f a2, बड़ा कोष्टक को स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हो ना आप लोग। अब देखिए हमें पता है कि g और f दोनों ही जो फंक्शन है वो एकेकी फंक्शन है ना। और यहाँ पर g की बात हो रही है, पहले हम g को हटाएंगे ना। तो चूंकि g अगर एकेकी है और g आपको पता है b से c में डिफाइन है, तो उस कंडीशन में g
A1 या GB1 मान लेते हैं, बी में डिफाइन है तो GB1 बराबर GB2 है तो B1 बराबर B2 होगा, है ना। ये आपको पता है क्योंकि G एक ही है और B1 B2 जो किससे बिलोंग करेंगे, B1 B2 जो है वो कैपिटल B से, इसके डोमेन से बिलोंग करेंगे। यहाँ पर अंदर B1 B2 तो नहीं है लेकिन FA1 और FA2 है और GFA1 बड़ा कोष्टक लगाओ ना G के बाद में, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये G की रेंज का अवयव है, ये भी G की रेंज का अवयव है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये GB1 ये भी G की रेंज का अवयव था, परिसर का अवयव। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर वाले बराबर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर थे B1 बराबर B2 तो यहाँ पर FA1 बराबर FA2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि G जो है एक ही है और FA1 बराबर FA2 आ गया और हमें पता है F भी एक ही है तो A1 बराबर A2 हो जाएगा और यही हमें चाहिए था। तो हम लिखेंगे GOF A1 बराबर GOF A2 है तो उस कंडीशन में हमारे पास में आ गया A1 बराबर A2, अतः है GOF एक ही है, ठीक है ना। ये काम काफ़ी अच्छे से हमने किया हुआ है क्लास 11 में। अब हम बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक हमने क्लास 11 में जब प्रूफ किया था, जैसे कोई फंक्शन है f, अगर ये आच्छादक है ना, तो हमने क्या किया था, आच्छादक का मतलब आप लोगों को पता ही है कि f a से b में डिफाइन है, ये a है ये b है, तो b में कोई भी अवयव जो वो खाली नहीं रहना चाहिए ना, कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। अब उसके लिए हमने एक परिभाषा बनाई थी, वो परिभाषा क्या थी वो देख लेते हैं। देखिए अगर f आच्छादक है, f आच्छादक है तो उस कंडीशन में हमने क्या कहा था कि हम सप्रांत में से एक अवयव लेते हैं कि c, यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल B है ना, तो हम स्मॉल b लेंगे, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B है तो उसके लिए एक अवयव जो है वो ज़रूर होगा ए में, अगर ये आच्छादक है तो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अवयव खाली नहीं होगा ना, तो एक पूर्व प्रतिबिंब जरूर होगा सप्रांत के किसी भी अवयव के लिए, तो वो मान लीजिए ए है ना, ए बिलोंग्स टू ए। और इस प्रकार होगा, किस प्रकार होगा, ये काम हमने क्लास 11 में किया हुआ है। इस प्रकार होगा कि एफ ए बराबर बी, एफ ए आपको पता है एफ की रेंज का अवयव है तो ये बी के बराबर होगा। ए और बी जो यहाँ पर चर हैं, चर का मतलब है कोई भी अवयव हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे अवयवों की डेफिनेशन जो हो वो यहाँ से निकल जाएगी, सभी अवयवों को ये बात जो वो संतुष्ट करेगी, ठीक है ना। तो एफ अगर आच्छादक है तो इस तरह से हमें लिखना होता है, ये हमने क्लास 11 में काम किया हुआ है। जी एफ अगर आच्छादक है तो एफ की जगह जी एफ हो जाएगा और जी एफ का डोमेन को डोमेन हमें पता ही है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी एफ आया कहाँ से है, ए से सी में डिफाइन है जी एफ और बीच में था बी, बी तो था बीच में, बी बीच में था जी है ना, और जी का जो कोडोमेन है और जी का जो डोमेन है और एफ का कोडोमेन दोनों इक्वल थे और जी हमें पता है आच्छादक है। तो पहले हम इसको लेंगे, समझिएगा बात को, कि जी जो था वो आच्छादक था, चूंकि जी आच्छादक है ना, आच्छादक है। तब अगर सी स्मॉल सी, जी किस में डिफाइन था, बी से सी में डिफाइन था, तो स्मॉल सी अगर हम बिलोंग करवाएं कैपिटल सी से तो उसके लिए एग्जिस्ट करता है एक अवयव बी में से, जैसे हमने यहाँ पर किया, और उसको हम ले लेते हैं स्मॉल बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। ये प्रत्येक अवयव के लिए लागू हो जाएगा कि कोडोमेन में सारे अवयव आ गए इसमें ना, उसके लिए एक अवयव होगा। तब उस कंडीशन में ये किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, इस प्रकार है कि एफ बी एम यहाँ पर है जी, आप कीजिए कि जी बी बराबर सी, यही तो होगा ना, जैसे ये जी है तो जी बी बराबर सी, यानी कि जी बी का जो बी का रिलेशन जो वो सी के साथ में है, ठीक है ना, ये रेंज को दर्शा रहा है, रेंज के अवयव को दर्शा रहा है। इसी तरह से हम बात करें कि एफ अगर आच्छादक है
एफ अगर आच्छादक है तब क्या होगा, हमें पता है कि एफ जो वो ए से बी में डिफाइन है, तो स्मॉल बी हमने ले लिया, वो बिलोंग करता है कैपिटल बी से, तो उसके लिए एक अवयव एग्जिस्ट करेगा स्मॉल ए, वो डोमेन में से करेगा, है ना, पूर्व प्रतिबिंब होगा बी का, स्मॉल बी का पूर्व प्रतिबिंब स्मॉल ए होगा। और किस प्रकार होगा, इस प्रकार है कि रिलेशन तो होगा ना कि एफ ए बराबर बी, यानी कि ए का एक प्रतिबिंब बी है जो कैपिटल बी में से आ रहा है, ठीक है ना। यही बात हमें जी ऑफ के लिए प्रूव करनी है। तो जी ऑफ के लिए यहाँ पर देखेंगे तब हम करेंगे, देखिए जी ऑफ में सी और ए है ना, को डोमेन में सी है और डोमेन में ए है, तो यहाँ पर हम कहेंगे तब सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी है, तो उसके लिए एक अवयव एग्जिस्ट करेगा स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। और अब हमें प्रूफ करना होगा, इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि हमें ये प्रूफ करना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए जी आच्छादक था तो जी बी बराबर सी, और अगर हमने जी बी बराबर सी प्रूफ कर दिया तो जी आच्छादक हो जाता है ना। उसी तरह से इसका उल्टा भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर उल्टा लेने वाले हैं, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, जी ओ एफ ए, जैसे यहाँ पर जी बी है, बी यहाँ पर एफ जो यहाँ पर देखिए एफ ए है, और स्मॉल ए प्रांत से डोमेन से आ रहा है, तो जी एफ के लिए ए जो वो डोमेन से आएगा, है ना, इसका डोमेन क्या जी एफ का, कैपिटल ए। तो जी ओ एफ ए बराबर हमें सी प्रूव करना होगा, तो देखिए प्रूव करते हैं, जी ओ को हटाएंगे तो एफ ए की वैल्यू आपको पता है पहले से ही क्या है, बी है, तो जी बी हो जाएगा, और जी बी की वैल्यू आपको पता है क्या है, सी है, तो ये सी हो गया। तो जी ओ एफ ए बराबर आ गया सी, और ये सी आते ही इसका मतलब ये हो गया कि जी ओ एफ आच्छादक है, अतः है जी ओ एफ आच्छादक है, ठीक है ना। और आच्छादक का मतलब है कि जो इसका कोडोमेन है ना वो रेंज के बराबर है, जी एफ का कोडोमेन इक्वल्स टू जी एफ की रेंज, ठीक है ना। इस तरह से हम प्रूफ देते हैं। तो यहाँ पर एक एक की भी हो गया और आच्छादक भी हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, बिना समझे बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मैंने बोला, और सीधी थ्योरम भी आ सकती है, और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा जटिल है, इसीलिए ये पूछा जा सकता है, और ये आगे भी काम में आएगा एक एक की आच्छादक वाली जो थ्योरी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर से बता रहा हूँ कि एक एक की पूछा जा सकता है या फिर आच्छादक या फिर दोनों, ठीक है ना। और एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। उसके बाद में देखिए, अगर आप लोगों से उल्टा पूछ लिया जाए या उल्टा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और उल्टा कैसा कि अगर जी एफ परिभाषित है और जी एफ एक एक की आच्छादक है, तो क्या एफ व जी हमेशा एक एक की आच्छादक होंगे, ठीक है ना। और ये बात आप लोग एग्जाम्पल से भी दे सकते हो, इसको प्रूव दे सकते हो। देखिए एक तो हमने देखा कि एफ और जी एक एक ही आच्छादक थे, पीछे हमने देखा कि एफ और जी एक एक ही आच्छादक हैं, तो जी एफ एक एक ही आच्छादक है। तो एक कंडीशन तो ये है कि जी एफ अगर एक एक ही आच्छादक है तो एफ और जी एक एक ही आच्छादक हो सकते हैं, बाइजेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या, हमसे यही पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो नोट मैंने लगाया है क्या कह रहा है, यदि दो फलन एफ व जी के लिए जी ओ एफ परिभाषित तो है और जी ओ एफ एक एक ही आच्छादक है, तो क्या हमेशा एफ और जी भी एक एक ही आच्छादक होंगे, तो ये हमेशा नहीं होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और डायग्राम से समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ और एग्जाम्पल में डायग्राम ले रहा हूँ। मैंने एफ लिया, जी लिया, एफ ए से बी में डिफाइन है, जी बी से सी में डिफाइन है, ठीक है जी। तो जी ओ एफ आपको पता है, जी ओ एफ जो है वो ए से सी में डिफाइन होगा, ठीक है ना, ए से सी में डिफाइन है। अब मैं कुछ अवयव ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 1 ए में लिए 1 2 3 4, यहाँ पर बी में मैंने लिया 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर सी में मैंने लिया 11 12 13 14,
ठीक है जी। हमें यहाँ पर दे रखा है कि GOF जो है वो एक एक की आच्छादक है। इस डायग्राम को हमें इस तरह से डिजाइन करना है कि GOF जो है वो एक एक की आच्छादक हो जाए। ठीक है जी। एक एक की आच्छादक का मतलब है हम अवयव निकालते हैं सारे के सारे कि GOF 1 की बात करें तो मान लीजिए 1 का रिलेशन जो वो 5 के साथ में है, 5 का 11 के साथ में है, तो GOF 1 जो है वहाँ क्या आएगा, 11 आएगा, है ना। इसी तरह से हम बात करें GOF 2 की तो मान लीजिए 2 का रिलेशन 6 के साथ में है, 6 का 12 के साथ में है, तो यहाँ पर आएगा 12। GOF 3 की बात करें, 3 का 7 के साथ में, 7 का 13 के साथ में है, तो यहाँ पर आया 13। उसके बाद में हम GOF 4 की बात करें, मान लीजिए 4 का रिलेशन 8 के साथ में है, 8 का 14 के साथ में है, तो GOF 4 बराबर क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर पता है आपको एक एक का रिलेशन आ रहा है, एक एक ही है, और C के सारे अवयव आ गए क्योंकि GOF A से C में डिफाइन है, सारे अवयव आ गए तो GOF का कोडोमेन और परिसर इक्वल हो गया ना। देखिए सारे अवयव आ रहे हैं, ये रेंज है और ये कोडोमेन है, तो ये आच्छादक भी हो गया। तो हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया कि GOF एक एक ही आच्छादक है। अब बात को समझिएगा, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। GOF एक एक ही आच्छादक है तो क्या हमेशा F व G भी एक एक ही आच्छादक होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले G की बात करें हम, उसमें देखिए 2 अवयव रह गए हैं, तो G यहाँ पर डिफाइन नहीं है, इसको डिफाइन हमें करना पड़ेगा ना। तो हम कहते हैं कि 9 का रिलेशन भी 14 के साथ में है और 10 का रिलेशन भी 14 के साथ में है। ठीक है जी। फलन को डिफाइन करना है तो यहाँ पर डोमेन में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए ना, तो G का डोमेन भी है, इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो 9 का रिलेशन भी 14 के साथ में और 10 का भी 14 के साथ में। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि F जो है वो तो एक एक की है, एक का एक के साथ में रिलेशन है ना, लेकिन G जो है वो एक एक की नहीं है। देखिए यहाँ पर बहु एक ही हो गया, 8 का रिलेशन 14 के साथ में, 9 का 14 के साथ में, 10 का 14 के साथ में, तो एक से अधिक का सिंगल के साथ में, एक अवयव के साथ में रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या रिजल्ट आ रहा है कि F एक एक ही है, F एक एक ही है, परंतु G एक एक ही नहीं है, G एक एक ही नहीं है। आच्छादक की बात करते हैं जी, तो आच्छादक में देखिए 1 का 5 के साथ में है, 2 का 6 के साथ में, 3 का 7 के साथ में है, 4 का 8 के साथ में है, बाकी 2 अवयव रह गए यहाँ पर 9 और 10। तो F जो है वो आच्छादक नहीं है क्योंकि रेंज और कोडोमेन यहाँ पर इक्वल नहीं है। रेंज यहाँ पर क्या है 5, 6, 7, 8, कोडोमेन क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10 F के लिए। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो F आच्छादक नहीं है, F आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। परंतु G को देखिए ध्यान से, G में देखिए आच्छादक होने के लिए कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए रेंज में कोडोमेन में सारे अवयव आ रहे हैं, रेंज में सारे अवयव आ रहे हैं, कोडोमेन के ना 11 भी आ रहा है, 5 का 11 के साथ में, 6 का 12 के साथ में, 7 का 13 के साथ में, 8, 9, 10 का 14 के साथ में। तो ये सारे भरे हुए हैं ना, सभी जो अवयव जो हैं वो प्रतिबिंब हैं। इसका मतलब G आच्छादक है, G आच्छादक है। तो इन दोनों बातों से हमारे पास में, इन दोनों को एक साथ में लें तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि F आच्छादक है, F एक एक ही है और G आच्छादक है। F हमेशा एक एक ही होगा तथा G हमेशा आच्छादक होगा ना, ये कंडीशन तो रहेगी है ना। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी बात नहीं बनेगा। और हम जब आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ हमें ये छोटी छोटी बातें जो वो समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा जो है अगर GOF डिफाइन है, एक एक ही आच्छादक है, तो F जो है वो एक एक ही होगा। देखिए ये एक एक ही पहले आ रहा है तो F एक एक ही होगा, आच्छादक बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर G जो बाद में आता है तो G जो है वो आच्छादक होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल लेके समझाया है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब देखिए संयुक्त फलन की चौथी प्रॉपर्टी, चौथा गुण क्या कह रहा है, किसी फलन को, कोई फलन है F
उसको तत्समक फलन से, तत्समक फलन f के लिए f a से b में डिफाइन है तो उसके लिए दो हो सकते हैं, i a और i b। तो तत्समक फलन से हम संयुक्त करेंगे तो वापस वही फलन हमें प्राप्त होगा, यानी कि वापस f ही आना चाहिए। तो ये यहाँ पर थ्योरम भी बन रही है और इस थ्योरम का हम देखेंगे प्रूफ, और इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर f कोई फलन है a से b में डिफाइन है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि f ओ आई ए बराबर आई बी ओ f बराबर f। तो पहला सवाल तो आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर लास्ट में आई ए क्यों आया, यहाँ पर शुरुआत में आई बी क्यों आया। तो देखिए आई ए यहाँ पर f के बाद में आएगा और f ओ आई ए ये डिफाइन होगा, ध्यान रखें ये डिफाइन होगा, आई ए ओ एफ डिफाइन नहीं होगा। उसके बाद में आई बी ओ एफ डिफाइन होगा, इसलिए ये दिया हुआ है, और एफ ओ आई बी डिफाइन नहीं होगा। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, और उससे पहले आपको पता है कि तत्समक फलन होता क्या है, तो थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि तत्समक फलन क्या होता है। देखिए जैसे आई ए की बात करें हम, तो आई ए का मतलब होगा ए से ए में डिफाइन है तत्समक फलन। ए में मान लीजिए A1 A2 A3 तीन अवयव हैं, तो यहाँ पर भी A1 A2 A3 होंगे। तो A1 का ये A1 है, तो A1 का A1 के साथ में रिलेशन होगा, A2 का A2 के साथ में, A3 का A3 के साथ में, यानी कि स्वयं के साथ में, है ना। तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए एफ ओ आई ए डिफाइन क्यों है और आई बी ओ एफ डिफाइन क्यों है, उसको समझ लेते हैं। एफ ओ आई ए के लिए आई ए को हमें सबसे पहले लेना होगा, तो आई ए होगा ए से ए में डिफाइन, ठीक है ना। एफ ओ आई ए की बात कर रहे हैं हम, और एफ यहाँ पर ए से बी में डिफाइन है। तो देखिए एफ ओ आई ए डिफाइन होगा आई ए का, आई ए लास्ट में, तो आई ए का कोडोमेन ए और एफ का डोमेन दोनों इक्वल हैं, तो ये ए से बी में डिफाइन होगा। उसके बाद में हम बात करें कि आई ए ओ एफ डिफाइन क्यों नहीं है, तो आई ए ओ एफ के लिए हमें देखना होगा, एफ लास्ट में तो एफ को पहले लिखेंगे, तो एफ ए से बी में है और आई ए से ए में है, ठीक है ना। देखिए एफ लास्ट में है तो एफ का कोडोमेन और आई ए का डोमेन दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये डिफाइन नहीं है। यही कंडीशन यहाँ पर आई बी ओ एफ में बनने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एफ ओ आई ए की बात करें तो आई ए को पहले लिखेंगे, तो आई ए जो है वो ए से ए में डिफाइन है और एफ ए से बी में डिफाइन है। तो यहाँ पर देखिए एफ ओ आई ए जो है वो आपको पता है ए से बी में डिफाइन होगा, ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम x बिलोंग्स टू ए लें तो हमें प्रूफ करना है कि एफ ओ आई ए बराबर एफ है, यानी कि वापस वही फंक्शन आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो एफ ओ आई ए इसके साथ में हम ले लेते हैं x, तो यहाँ पर o को हटाएंगे तो f बड़ा कोष्टक आई ए एक्स, और आई एक्स में आपको पता ही है कि वापस x ही आएगा, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए आई ए वन है तो वापस A1 ही आता है ना। ये आइडेंटिटी फंक्शन की खास बात होती है कि आई ए एक्स हमने लिया तो वापस x ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वापस x आने वाला है, इसको इन सभी को मिटा देता हूँ मैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, और अब देखिए यहाँ पर आ गया वापस x, लेकिन साथ में f है तो एफ एक्स, ठीक है जी। तो एफ ओ आई एक्स के बराबर में एफ एक्स आ गया है, वापस वही फंक्शन आ गया ना f, और x को हम हटाएं यहाँ पर, x तो चर के रूप में सारे जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए हमने लिया था, तो एफ ओ आई ए बराबर वापस f आ गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आई बी की बात करते हैं, तो आई बी ओ एफ हमें यहाँ पर परिभाषित करना है, तो f को पहले लिखेंगे, तो f ए से b में डिफाइन है और आई बी बी से बी में डिफाइन है। तो आई बी ओ एफ जो वो कहाँ डिफाइन होगा, यहाँ पर बी बी ये दोनों सेम है, तो ए से बी में डिफाइन होगा, ए से बी में, और दोनों सेम में डिफाइन होने चाहिए। यहाँ पर भी देखिए एफ वाई ए से बी में था ना, सेम डिफाइन होंगे तभी तो इक्वल आएंगे ना। अब वापस हम वही काम करेंगे, यहाँ पर देखिए एफ लास्ट में आ रहा है, तो हम x बिलोंग्स टू ए तो हमें लेना ही है, और y बिलोंग्स टू बी भी हम लेंगे। क्यों लेंगे उसको समझते हैं। देखिए आई बी ओ एफ और यहाँ पर x, क्योंकि a जो वो डोमेन है, x a से आ रहा है तो x को लेंगे, y को नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए साथ में आपको पता है कि y बिलोंग्स टू b है, तो एफ x बराबर क्या होगा, एफ एक्स बराबर y होगा। एफ एक्स का मतलब है एफ का रेंज का अवयव, और रेंज का अवयव b से आएगा, और b से कौन बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम इस कोष्टक को हटाएंगे और o को हटाएंगे, तो आई बी ओ की जगह बड़ा कोष्टक एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर y होगा, तो आई बी वाई, और आई बी वाई का मतलब क्या है,
वापस वही अभी आता है, तो y है तो यहाँ पर वापस y ही आएगा, है ना। तो ये वापस y आ गया, और y जो वो किसके इक्वल है, एफ अक्स के इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि आई वी एफ अक्स जो है ना, तो वापस एफ अक्स ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, अंदर जो अभी एफ अक्स है ना, सीधा भी हम लिख सकते हैं। तो ये एफ अक्स आ गया, और एफ अक्स आ गया तो इसका मतलब ये है कि आई बी ओ एफ बराबर होगा एफ, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों चिल्ला चिल्ला के ये कह रही हैं ये तीनों वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी। कौन सी तीनों वैल्यूज, एफ ओ आई ए इज इक्वल टू आई बी ओ एफ इज इक्वल टू एफ, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो जाती है, और एक थ्योरम भी है, तो इसका सॉल्यूशन ध्यान में रखें। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रतिलोम फलन को, व्युत्क्रमणीय जो फलन होता है उसको समझेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और वहाँ पर भी थ्योरम्स आएंगी, और बहुत कुछ आने वाला है, उन सभी को हम समझेंगे। आगे द्विआधारी संक्रिया जो होती है उसको हम समझने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और जल्दी आप लोगों को मिलेगा अगला वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ध्यान रखें सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप लोग भूल गए हो तो। वीडियो लाइक कर देना, साथ में शेयर कर देना। पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, ज़रूर देख लेना जी। थैंक यू सो मच।